हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आपको स्वागत करता हूं अपने एक छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो मैं एक अकेला इंसान इस चैनल पे वीडियो डालता हूं, तो आपको धीरे धीरे करके हर एक यूनिट के वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 6 का एनसीईआरटी का जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। ये जियोग्राफी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके साथ साथ मेरा भी प्रिपरेशन होगा। मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना पढ़ाई के साथ जब ये पढ़ाऊंगा तो मेरा भी रिवीजन होगा और आप लोग भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, ये हमारा क्लास 6 का ज्योग्राफी का यूनिट 1 है, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो पृथ्वी हमारा आवास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णिमा क्या होता है। ठीक है, पूर्णिमा। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, पूर्णिमा क्या होता है। तो पूर्णिमा हमारा जो होता है, हम लोग सबने पूर्णिमा सुना है। ठीक है, कि आज पूर्णिमा की रात है। तो पूर्णिमा की रात क्या होती है, मतलब कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात। पूर्ण चंद्रमा वाली रात मतलब कि वहां पर हमारा चंद्रमा जो होगा पूर्ण दिखाई देगा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात। ठीक है, पूर्णिमा हमारा क्या होता है, पूर्णिमा हमारा वो रात होता है जिस रात को हमारा पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमारा पूर्णिमा होता है। हम लोग इसमें सब समरीज देखेंगे। ठीक है, सब समरीज देखेंगे। ठीक है, तो पूर्णिमा क्या होता है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, इसके 15 दिन बाद, ठीक है, इसके 15 दिन बाद हमारा नए, देखिए हमें चंद्रमा पे थोड़ा दिखाई देते हैं, फिर और थोड़ा दिखाई देते हैं, फिर और थोड़ा थोड़ा दिखाई, थोड़ा 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 करते 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 15 दिन में हमारा चंद्रमा पूर्ण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो दिन तो पूर्णिमा हो गई। उसके बाद फिर से हमारा खत्म होने लगता है, खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से जब हमारा नया चंद्रमा वाला रात होता है, नया चंद्रमा वाला रात होता है, तो उसे अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या। अमावस्या क्या होता है, नए चंद्रमा वाले। ठीक है, नए चंद्रमा वाली, नए चंद्रमा वाली रात जो होता है वो हमारा अमावस्या होता है। ठीक है, मैंने नोट लिखा है, आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इस नोट में देखिए यहाँ लिखा है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। चंद्रमा धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, जिससे हमारा मतलब रात अंधेरा होता है, एक अजरिया रात, एक अंधेरिया रात। ठीक है, तो हमारा अंधेरिया रात हो जाता है और फिर धीरे 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 एक नया चंद्रमा वाला रात आता है, फिर हमें चंद्रमा दिखाई देते हैं। उस दिन को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, नए चंद्रमा वाली रात को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णिमा और ये हमारा अमावस्या। ठीक है, तो पूर्णिमा और अमावस्या क्या है आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, तो खगोलीय पिंड हम लोग जानते हैं, खगोलीय पिंड। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमें सूर्य है। ठीक है, हम लोग जानते हैं पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, ग्रह है। हम लोग जानते हैं हमें तारा दिखाई देता है, उपग्रह है। ऐसे बहुत सारे पिंड है। ठीक है, इन सब पिंडों को मिला के हमारा जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। ठीक है, सूर्य, ग्रह, तारा, उपग्रह, मतलब उपग्रह मतलब चंद्रमा हो गया। तो सूर्य, ग्रह, तारा, उपग्रह मतलब कि चंद्रमा, ये जो सारे वस्तुएं हैं जो हमें रात के समय चमकती हुई आसमान में दिखाई देती है। ठीक है, हमें रात को वो आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, इसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड। ठीक है, सूर्य, ग्रह, तारा, उपग्रह, ये सारी जो वस्तुएं हमें रात के समय चमकते हुए अगर दिखाई देती हैं तो वो हमारा खगोलीय पिंड कहलाता है। ठीक है, खगोलीय पिंड का परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा मतलब कि उपग्रह, ठीक है, तारा, ये जो सारी चीजें हैं। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं जो रात के समय हमें चमकती हुई दिखाई देती है, इन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, तो उसमें तारा भी आ जाता है, चंद्रमा भी आ जाता है। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें चमकती हुई दिखाई देती है उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तारा। तारा रात को आप लोग को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, टिमटिमाते तारे।
ये टिमटिमाते तारे जो हमें रात को दिखाई देते हैं, ये इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूरी पे है बोल के हमें छोटे दिखाई देते हैं। उनका आकार बहुत ही बृहद है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, उनका आकार बहुत ही बड़ा है, ये बहुत बड़े आकार के होते हैं और इनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है, इनके पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश होता है, ठीक है, इनके पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश होता है। तारों के पास तारा बहुत बड़ा आकार का होता है, इनके पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश होता है तथा ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है, ये कैसे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, ठीक है। तारा जो क्या होता है, तारा बहुत ही बड़ा आकार का होता है, ये टिमटिमाता है यानी कि चमकता है। अब चमकता क्यों है, चमकता इसलिए क्योंकि इसके पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं हमारा ब्रह्मांड में जो सूर्य के प्रकाश के परावर्तित किरण के चलते हमारा वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य का किरण उस वस्तु पे जाता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारे आंखों में आता है, जिसकी वजह से वो चीज हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका खुद का प्रकाश नहीं होता। पर यहाँ पे हमारा जो तारा है, इनके पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश है, ठीक है, इनके पास खुद का ऊष्मा व प्रकाश है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, हम लोग तो तारा रात को चमकता हुआ टिमटिमाता हुआ देखते हैं, ठीक है, तो वो तो जानते हैं कि तारा है, पर जो हमें दिन भर दिखाई देता है, जो हमें ऊष्मा देता है, प्रकाशित करता है, सूर्य, ठीक है, सूर्य, ये क्या है, तो बता दूं आप लोगों को, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो तारा क्या होता है, तारा हमारा टिमटिमाता है, तारा बहुत ही बड़ा आकार का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका परिभाषा लिखा हुआ है, तारों के कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। सबसे पहले आपको बताया मैं कि जो हमारा तारा, जो हमारा वस्तु है ऊपर आसमान में रात को चमकते हुए दिखाई देती है, वो हमारा खगोलीय पिंड होती है। तो तारा रात को चमकता हुआ दिखाई देता है, वो खगोलीय पिंड का एक अंश है, ठीक है। तो जो खगोलीय पिंड के बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ठीक है, तारा जो होता है वो गर्म होता है, पता है ना, ऊष्मा होता है, ऊष्मा माने गर्म होगा और प्रकाश माने कि उसमें लाइट होगा, वो चमकता हुआ में दिखाई देगा, ठीक है। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, सूर्य। सूर्य हमें कितना ज्यादा प्रकाश देता है और गर्मी के दिन में कितना ज्यादा ऊष्मा, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें उत्सर्जित करके देते हैं। ठंडी के दिन में भी ऊष्मा रहती है, लेकिन वो हमारा पृथ्वी से ऐसे साइड से चली जाती है, ठीक है, हमारा पूरा डायरेक्ट सूर्य पृथ्वी पर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमारा मौसम सीजन बदलता है, ठंडा गर्म का सीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए नक्षत्र मंडल, तारा में मिटा देता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं नक्षत्र मंडल क्या। नक्षत्र मंडल, तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है, तारों के समूह को, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते, ठीक है। तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होता है, हमारा तारों का समूह होता है जिनकी आकृतियां विभिन्न होती है, ठीक है, नक्षत्र मंडल का विभिन्न आकृति होता है, ठीक है, नक्षत्र मंडल का विभिन्न आकृति, नक्षत्र मंडल विविध आकृतियां की होती है, विविध आकृतियां की होती है। नक्षत्र मंडल विविध आकृतियां की होती है, ठीक है। तारों के समूह जो होते हैं वो हमारा नक्षत्र मंडल कहलाते हैं और ये हमें ब्रह्मांड में बहुत ही आकार में दिखाई देते हैं, जिसमें हमारा सबसे फेमस, ठीक है, सबसे फेमस हमारा जो नक्षत्र मंडल है वो है सप्तऋषि।
सात तारों का समूह आप लोगों को मिला है, सात तारों का समूह का इसके बारे में तो जरूर आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये तो हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र है, सात तारों वाले समूह का, सप्तऋषि का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सात तारों का समूह वाला हो गया, जिसे कि हम सप्तऋषि बोलते हैं। ये एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, तो तारों के समूह जो होते हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही विविध आकृतियों के होते हैं। ठीक है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, तारों के समूह द्वारा विविध आकृति की बनाई गई ये जो समूह है, ठीक है, इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अर्था मेजर या बिग बियर। ठीक है, अर्था मेजर या बिग बियर। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा नक्षत्र मंडल का, क्या था? सप्तऋषि। सप्तऋषि ये नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, सप्तऋषि क्या होता है? सात तारों वाला समूह होता है। ठीक, इसी प्रकार एक होता है हमारा दूसरा एग्जांपल होता है, वो दूसरा एग्जांपल क्या है? वो है हमारा अर्था मेजर या बिग बियर। ठीक है, अर्था मेजर या बिग बियर, अर्था मेजर या बिग बियर। ठीक है, अर्था मेजर या बिग बियर, ये भी एक हमारा नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। ठीक है, सप्तऋषि और अर्था मेजर, ये अर्था मेजर या उसे बिग बियर भी कहते हैं, ये हमारा नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। सप्तऋषि हमारा बहुत ही फेमस है। ठीक है, मैंने भी सुना था कि सात तारों का एक समूह होता है, कुछ कुछ कहानियां भी इसके ऊपर थी। ठीक है, अब तो भूल गए सब। ठीक है, तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। ठीक है, ये जो सप्तऋषि है ये बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है। आपको सात तारे एक पास रात को आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और वही हमारा सात तारों का समूह हमारा सप्तऋषि कहलाता है। ठीक है, और जो ये सप्तऋषि है, यह तारों का समूह, सप्तऋषि या सात तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्था मेजर का भाग है। ये जो सप्तऋषि सात तारों का समूह है, ये नक्षत्र मंडल अर्था मेजर का ही भाग है। ठीक है, सप्तऋषि क्या है? अर्था मेजर जो हमारा नक्षत्र मंडल है उसी का भाग है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक ही एग्जांपल आपको बता रहे हैं, अर्था मेजर या बिग बियर, और इसी अर्था मेजर का हमारा भाग है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि एक नक्षत्र मंडल का भाग है, जो किसका भाग है? अर्था मेजर का भाग है। और सप्तऋषि में क्या होता है? सात तारों का समूह होता है। ठीक है, तो नक्षत्र मंडल क्या है आप लोग समझ गए। ठीक है, नक्षत्र मंडल एक तारों का समूह होता है, जिसमें कि तारे, बहुत सारे तारे मिलकर एक विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं। ठीक है, और उस समूह को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, उसी में हम लोगों ने एग्जांपल देखा, अर्था मेजर या बिग बियर, ये नक्षत्र मंडल है एक। ठीक है, ये तारों का एक समूह है, और इसी अर्था मेजर का एक हमारा भाग होता है सप्तऋषि, जो कि बहुत ही फेमस है। सप्तऋषि में सात तारे होते हैं, ये सात तारों का समूह होता है। ठीक है, और एक आप लोगों को मैं बात बताऊं, सप्तऋषि जो होता है ना, जब हमारा कहीं रात को गुम हो जाए, पहले बहुत आजकल तो यंत्र निकल गया है दिशा सूचक। ठीक है, लेकिन पहले जो हमारा है, पहले हमारा रात्रि के समय अगर हम कहीं चले जाते थे तो हम लोग सप्तऋषि के माध्यम से दिशा का निर्धारण करते थे। ठीक है, सप्तऋषि ये जो नक्षत्र मंडल है, इसके माध्यम से हम लोग दिशा का निर्धारण करते थे। कैसे? आप लोगों को मैं बताता हूँ। हमारा मान लीजिए रात को आसमान में सप्तऋषि दिखाई देता था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा सात तारों का समूह आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, और मैं मान लीजिए रात को यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो मैं रात को दिशा मुझे पता नहीं है, तो जानते हैं दिशा का निर्धारण कैसे था? चलिए मैं बताता हूँ। हम लोग, मैं यहाँ से, ये सप्तऋषि हमें दिखाई दे रहा है, रात को मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सप्तऋषि सात तारों का समूह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इस सप्तऋषि के इन दो तारों को देखूंगा, और इसके सीधा हमें एक तारा दिखाई देगा, वो हमें उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा, जिससे कि ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, तो ये तारा हमें उत्तर दिशा बताता है। तो मान लीजिए रात को मैं इस दिशा में खड़ा हूं, और मुझे सप्तऋषि के दो तारों से सीधा तारा एक दिखाई दे रहा है इस दिशा में, और मुझे जाना है
पूर्व दिशा में, ठीक है। तो जब मुझे सप्तऋषि के द्वारा इधर पता चल रहा है कि उत्तर दिशा है, तो मैं अपने दाएं ओर की ओर जाऊंगा, तो मेरा पूर्व दिशा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर जाने लगूंगा, तो मुझे सप्तऋषि से पता चल गया दिशा ना। तो ऐसे हमारा पहले सप्तऋषि से दिशा का पता करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है, ठीक है। इसे हम उत्तरी तारा कहते थे, ठीक है। उत्तरी तारा, और ये जो हमारा दो तारा होता था, ये दो तारा को हम सांकेतिक तारा कहते हैं, ठीक है, सांकेतिक तारा। तो ये दो तारों के सीधा में जो हमारा तारा पड़ेगा वो उत्तरी तारा होगा, वो हमें उत्तर दिशा बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उससे दिशा का निर्धारण कर लेते थे, ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये जो हमारा उत्तरी तारा है, जिसे कि उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं ना, उत्तरी ध्रुव बोल रहा था, उत्तरी तारा, इसे ध्रुव तारा, सॉरी ध्रुव तारा। ये जो ध्रुव तारा है या उत्तरी तारा कुछ भी कहिए, ये हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहता है, ये हमेशा हमें एक ही जगह पे दिखाई देगा, ये इधर उधर कहीं नहीं होता है, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो जान सकते हैं, मैंने तो ये आपको पहले ही बता दिया कि कैसे जान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस होता है, ये हमारा प्रक्रिया है, जिससे कि हम दिशा का निर्धारण कर लेते हैं सप्तऋषि के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। इससे मैंने जब स्टडी किया इसको, तो मुझे पता चला कि 1998, 1999 और 2004 में ये सप्तऋषि के माध्यम से कैसे दिशा का निर्धारण करके हम पूर्व दिशा में कैसे जाएंगे। जैसे सप्तऋषि के हेल्प से हमें पूर्व दिशा में जाना है, रात को हमें दिशा पता नहीं है, तो हमें पूर्व दिशा में जाना होगा, तो कैसे जाएंगे, ऐसे करके हमें प्रश्न करके आए हैं इंजीनियर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, दिशा निर्धारण का प्रश्न हमारा आया है बहुत पहले, ठीक है। तो अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा मेडिकल चीज दिखाई देता है ना, हम लोग तारों के माध्यम से दिशा का पता कर लेते हैं। मैं भी पढ़ा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तारों का पता, तारों से हम लोग दिशा का पता कर लेते हैं। वाह, प्राचीन काल में ऐसा इस्तेमाल है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ग्रह, ठीक है। ग्रह तो आप लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा ग्रह, ठीक है। तो ग्रह तो आप लोग सब जानते हैं, कोई जानता होगा 9 ग्रह, लेकिन 9 ग्रह नहीं, 8 ही ग्रह है। प्लूटो जो हमारा एक 9वां ग्रह था, उसको 52वां ग्रह में कर दिया गया अगस्त 2006 में, ठीक है। अगस्त 2006 में खगोलीय अंतरराष्ट्रीय खगोलीय विभाग जो था, वो हमारा प्लूटो को 52वां ग्रह कर दिया। आगे में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्रह क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो ग्रह क्या है, पृथ्वी में हमारा एक ग्रह है, हम लोग पृथ्वी पे एनी टाइम रहते ही हैं। क्या हमारा पृथ्वी चमकता हमें दिखाई देता है, मिट्टी दिखाई देता है, चमकता तो है ही नहीं है। तो इसका खुद का प्रकाश है, ऊष्मा नहीं होता। क्या पृथ्वी हमें गर्म जैसा लगता है, वो तो धूप से गर्म हो जाता है जमीन कभी कभी, क्या ऐसे नॉर्मल गर्म लगता है, नहीं। तो जिन पिंडों का, ठीक है, खगोलीय पिंड क्या होता है, खगोलीय पिंड में हमारा प्रकाशित हो जाता है, ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड जिनका ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड जिनका ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, ठीक है। ग्रह क्या है, ग्रह एक ऐसा पिंड है जिसमें कि उसका ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ठीक है। उसमें प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। ग्रह जो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कैसे, तो ये हमारा ग्रह, ये हमारा सूर्य का प्रकाश आया, इस पे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। ना हम लोगों का ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी, तभी हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैं, ये हमारा उसके बाद वाला ग्रह है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश इसके ऊपर गया और ये रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख पे आया, ये मेरे आंख पे आया। तो मुझे जब इसके ऊपर से प्रकाश जाके इससे परावर्तित होकर जब मेरे ऊपर आया, तो मुझे ये चमकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में इसका कोई चमक नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है।
तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनका कोई ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकते हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश द्वारा चमकते हैं, ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, ठीक है, ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह हमारा कुल कितना है? ग्रह हमारा कुल 8 है। ग्रह हमारा कुल कितना है? ग्रह हमारा कुल 8 ग्रह है, ठीक है। 8 ग्रह क्या क्या है? बुध है हमारा, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, शनि है, एक मिनट मैं भी लाइन वाइज लिखना तो ठीक रहेगा। सॉरी, पृथ्वी के बाद हम लोग लिखते हैं मंगल, ठीक है, लाइन वाइज लिखना ठीक रहेगा, ठीक है। पृथ्वी के बाद हमारा मंगल है, फिर बृहस्पति है, बृहस्पति है, फिर शनि है, कितना हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, शनि है, फिर हमारा यूरेनस है, फिर हमारा नेपच्यून। ये कुल हमारा 8 ग्रह है। प्लूटो भी था जो कि हमारा 52 ग्रह में छाट दिया गया है, ये हम नहीं मानते, अब हमारा कुल 8 ही ग्रह है, ठीक है। ये कब से? 2006 के बाद से, ठीक है। तो ग्रह हमारा कुल 8 ग्रह है। कितना ग्रह है? हमारा ग्रह 8 ग्रह, ठीक है। बुध जो है हमारा सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह हमारा शुक्र है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा और एक बात एनसीईआरटी में बॉक्स करके दिया हुआ था, वो क्या दिया हुआ था? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, यानी कि रिंग होता है। हम लोगों ने देखा है ना कि ऐसे ग्रह के ऊपर ऐसे रिंग रहता है, कार्टून में, मूवीज में, हम लोगों ने टीवी में देखा है, ठीक है। तो किनके ऊपर रहता है? बृहस्पति, शनि और नेपच्यून ना सॉरी यूरेनस तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, चारों ओर छल्ले होते हैं, चारों ओर ठीक है। एनसीईआरटी में हमारा बॉक्स करके दिया हुआ था कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर एक गोलाकार का छल्ला होता है, ठीक है, ठीक है। और ये छल्ला कैसा होता है? ये जो छल्ला जो हमारे चारों तरफ घूमता हुआ रहता है, ये बहुत सारे पत्थरों का टुकड़ा टुकड़ी रहता है, ठीक है। एक मान लो ये कचरा टाइप में, ठीक है, कचरा टाइप में ये रहता है, ठीक है। मैंने लिखा है देखिए यहाँ पे, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बने होते हैं। ये जो छल्ला हमारे चारों तरफ रहता है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के, ये बहुत ही छोटे छोटे पिंडों के टुकड़ों से बना होता है, विभिन्न पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है, ठीक है, पिंडों के टुकड़ों से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि बुध हमारा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, शुक्र हमारा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम थोड़ा दूरी की बात देखें तो हमारा सूर्य से जो बुध है, सूर्य से जो बुध है, ये 58 मिलियन हमारा इनके बीच डिस्टेंस है, ठीक है, सूर्य और बुध के बीच, ठीक है। उसके बाद शुक्र और बुध के बीच देखें तो हमारा शुक्र और बुध के बीच हमारा डिस्टेंस 108 मिलियन है, ठीक है। शुक्र और बुध के बीच हमारा डिस्टेंस 108 मिलियन है। इसके बाद हम लोग देखें तो 150 मिलियन हमारा पृथ्वी और शुक्र के बीच डिस्टेंस है, पृथ्वी और शुक्र के बीच। अब पृथ्वी के बाद वाला ग्रह कितना दूर है पृथ्वी से? मंगल, ठीक है। मंगल कितना है? 258, मंगल 258 मिलियन, ठीक है, 258 मिलियन। 258 मिलियन तो देखिए यहाँ हमारा ये सिर्फ 150 मिलियन दूर है, ये हमारा 258 मिलियन दूर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पृथ्वी के निकट कौन सा हो गया? शुक्र। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये तो सभी जानते हैं कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह हमारा बुध होता है, लेकिन पृथ्वी के नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो वो हमारा होता है शुक्र, ठीक है। तो पृथ्वी के नजदीकी ग्रह हमारा सूर्य होता है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा
देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा बृहस्पति और मंगल के बीच 778 मिलियन का डिस्टेंस रहता है, ठीक है, दूरी है। फिर शनि से यूरेनस की दूरी 1427 मिलियन है। फिर शनि सॉरी बृहस्पति से शनि के बीच की दूरी 1427 मिलियन है। फिर शनि से यूरेनस की दूरी 2869 मिलियन है। फिर यूरेनस से नेपच्यून की दूरी 4496 मिलियन है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जैसे हमारा ये सूर्य है, तो पहले कुछ बुध हमारा यहाँ पे है, फिर थोड़ी बुध बुध जितनी दूर था उससे थोड़ा ज्यादा दूरी पे हमारा शुक्र है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा दूरी पर हमारा पृथ्वी है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा दूरी पर, मतलब कि इनके भी जितना उससे ज्यादा दूरी इसका हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके देख रहे हैं कि हमारा जितना आगे का ग्रह बढ़ता जा रहा है वो उतना ही अपना क्या बोलते हैं व्यास, डायमीटर, सॉरी व्यास नहीं, रेडियस, त्रिज्या बढ़ाते जा, ठीक है। वो सूर्य से त्रिज्या दूरी दूर जाते जा रहा है, ठीक है, ठीक है। हमारा त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आखिर ये जो सूर्य के चारों तरफ गोलाकार ही तो बना है, त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, ठीक है, तो बढ़ाते जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रह के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लिए, ठीक है। ग्रह का खुद का उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश के मदद से चमकते हैं, ठीक है, और वही हमारा ग्रह कहलाते हैं। हमारा ग्रह कुल कितने हैं? 8 ग्रह है, जिसमें हमारा सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे आगे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर हमारा मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर हमारा नेपच्यून, ठीक है। ऐसे करके हमारा सूर्य से पृथ्वी के सूर्य से हमारा दूरी के हिसाब से ग्रह यहाँ पे हमारा अरेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सभी ग्रहों के बीच के दूरी भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देख लिया कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर एक गोलाकार उसके चारों ओर छल्ले होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। रिंग्स मतलब समझ रहे हैं, छल्ले होते हैं। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिज, ये छोटे छोटे पिंडों के टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो इनके चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह अपना सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना दिन लेते हैं और अपने ही अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं मेरा भाई? वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो काफी लंबा हो गया, तो लगता है पार्ट 2 में अपन ये ग्राफ का खत्म करके इसको हम यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा सूर्य के पास का ग्रह कौन सा? ये सूर्य मान लीजिए, सबसे पहला पास हमारा बुध है। तो बुध जो है सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाता है और साथ ही साथ वो अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करता है, ठीक है। तो ये जो बुध है अपना परिक्रमा करने में परिक्रमा करने में कुल 88 दिन लेता है, ठीक है, 88 दिन लेता है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लेता है। तो सूर्य का जब एक चक्कर पूरा करते हैं ना तो वो वर्ष कहलाता है। तो जो हमारा बुध है उसके लिए हमारा 88 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक है, 88 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक है, 88 दिन का एक वर्ष होता है। उसके बाद बुध जो है अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है तो वो कितना समय लेता है, ठीक है। तो वो जो अपने अक्ष पे बहुत ही धीमी गति से घूर्णन करता है, करते करते वो 59 दिन ले लेता है। ये घंटा नहीं, हमारा पृथ्वी तो 24 घंटा में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, पर बुध जो है वो हमारा पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में इतना कम समय ले रहा है क्योंकि इसका त्रिज्या कम है, ये छोटा गोलाकार है, ठीक है, तो इसका परिक्रमा करने में कम दिन लगा। लेकिन वो अक्ष पे जो घूम रहा है ये तो बुध की गति पे निर्भर कर रहा है ना, तो वो 59 दिन ले रहा है, ठीक है, 59 दिन हमारा ले रहा है अपने ही अक्ष पर एक घूर्णन करने में, ठीक है। एक ये परिक्रमा होता है और अपने अक्ष पे जो घूमता है वो हमारा घूर्णन होता है, ठीक है। तो घूर्णन में 59 दिन और परिक्रमा में 88 दिन। इसका हमारा कौन सा ग्रह है? शुक्र।
शुक्र परिक्रमा करने में हमारा बुध से ज्यादा दिन लेगा। क्यों? इसका त्रिज्या बड़ा है, ठीक है। शुक्र जो है 255 दिन लेता है, 255 दिन का यहाँ पे एक साल होता है, ठीक है। ये 255 दिन लेता है, पर ये जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है वो बहुत ही कम समय लेता है। ये लगभग कम समय नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया। इसमें एक खास बात ये था कि इसका जो साल होता है और जो दिन होता है लगभग एक बराबर होता है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लेता है, ठीक है। तो 243 दिन हो और 255 दिन हो, यहाँ पे कितने दिन का अंतर है? 7 और 5 30 डेज का, ठीक है। 13 दिन का अंतर है। इतने अंतर में हम साल और दिन क्या अंतर करें? तो मान लगभग इसका वर्ष, ठीक है, लगभग इसका वर्ष और दिन एक बराबर होता है, ठीक है। वर्ष और दिन लगभग वर्ष और दिन बराबर होते हैं, ठीक है। अब एप्रोक्स का साइन कैसे देते हैं? ऐसे, लगभग वर्ष और दिन हमारा बराबर होता है, ठीक है। हैंडराइटिंग ठीक है, लगभग वर्ष और दिन बराबर होता है। उसके बाद अब पृथ्वी का तो सबको पता है भाई, पृथ्वी का तो सबको पता है। ये परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा लेता है, 6 घंटा लेता है। और ये खुद के अक्ष पे घूर्णन करने में 24 घंटा लेता है, 24 घंटा लेता है, ठीक है। तो इसमें तो हमारा साल जो होता है 365 दिन का एक वर्ष हमारा कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक फरवरी हमारा महीना है, ठीक है। फरवरी स्पेलिंग मिस्टेक मत बोलना भाई, ठीक है। फरवरी हमारा जो महीना है, कभी देखते हैं कि 28 दिन का होता है, कभी देखते हैं कि 29 दिन का होता है, ठीक है। हर एक साल जो 4 से भाग जाता हो, जैसे कि 2016, ठीक है, 5 और 4 ऐसे हमारा 4 से भाग जाता हो, ठीक है। उन सालों में हम देखेंगे कि हमारा जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, और ऐसे नॉर्मल 28 दिन का होता है। जैसे कि हमारा 2022 जो है ये हमारा 4 से पूरा डायरेक्ट कटता नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये देखें ना 2022 में 28 दिन का होता है, ठीक है। हमारा फरवरी 28 दिन का होता है। तो जो हमारा प्रत्येक 4 साल के अंतर पे हमारा जो 29 दिन का फरवरी हो जाता है, वो कैसे होता है? यही 6 घंटा की वजह से। ये 6 घंटा हो जाता है बच्चों के, कितना होता है? 24, ठीक है। और यही हमारा एक दिन फरवरी का बढ़ा घटा देता है, ठीक है। तो परिक्रमा करने में पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा लेती है, और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में ये सिर्फ मात्र 24 घंटा लेती है। इसलिए यहाँ 24 ही घंटा में दिन और रात होता है, ठीक है। इसके बाद का हमारा ग्रह है मंगल, ठीक है। मंगल जो है वो परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? चलिए देखते हैं। मंगल जो है परिक्रमा करने में 687 दिन लेता है, ठीक है। 687 दिन लेता है, और 687 दिन लेता है, और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में कितना दिन लेता है? घूर्णन करने पे ये घूर्णन करने पे ये एक दिन लेता है, 24 ही घंटा लेता है, 24 घंटा। तो प्रश्न आ जाए कि किस ग्रह का घूर्णन गति हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर ही होता है? मतलब एक बराबर समय अंतराल लगता है उस ग्रह को घूर्णन करने में पृथ्वी के। तो वो कौन सा ग्रह है? मंगल। इसका भी घूर्णन गति करने में 24 घंटा, पृथ्वी का भी घूर्णन करने में 24 घंटा। यानी कि मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह का जो एक दिन होता है वो बराबर होता है, ठीक है। यहाँ बराबर मात्रा में दिन और रात होता है। लेकिन पृथ्वी में हमारा जीव है, हमारे यहाँ पानी है, हवा है, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा वातावरण है, जिसकी वजह से यहाँ हमारा रहने लायक है, ठीक है। हम यहाँ पे आए हैं, और अन्य ग्रह पे ये सब नहीं पाए जाते। पानी, वायु अगर है भी तो बहुत सारे अलग अलग गैस है, हमारे रहने लायक वातावरण नहीं है वहां पे, ठीक है। वायु में प्रमुख गैस वो हमारा ऑक्सीजन, जो हमारे जीने के लिए अत्यावश्यक है।
ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले पाए, सांस लेंगे हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, हम दम घुट के मर। ठीक है, तो हमारे बहुत ही जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। तो नॉर्मल छोटा सा बात है, सबको पता है, सोच रहे होगे क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब अगला ग्रह देखते हैं हम लोग। इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है लेकिन मैं ये पीडीएफ जिसके वजह से पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं पढ़ के बनाया हूँ, इसको पीडीएफ लिंक आपको दे दूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत ही इसमें मैंने काटा कुटी किया है, प्लस हैंडराइटिंग मेरा हिंदी का बचपन से बड़ा हो गया, 20-21 साल का हो गया, 21 क्या 21.5 होने वाला है, लेकिन हैंडराइटिंग हिंदी का नहीं सुधार पाया। लाख कोशिश करने के बाद मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही घटिया है, ये मैं खुद मानता हूँ, तो इसके लिए क्षमा करना है। लेकिन इतना जरूर है कि आपको मेरा लिखा हुआ समझ आ जाएगा। तो मैं ये आपको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब मंगल के बाद देखेंगे हम लोग बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति जो ग्रह है, यह परिक्रमा करने में हमारा मंगल से भी ज्यादा समय ले, कितना समय ज्यादा लेगा, तो ये 11 साल 11 महीने, वाह, 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल, सॉरी 12 महीने, लग महीने 11 साल 11 महीने, वाह, इतना ज्यादा, 11 साल 11 महीने। ठीक है, 11 साल 11 महीना इसको अपना परिक्रमा करने में लगता है। 11 साल कहने का मतलब 365 इंटू 11, इतना ज्यादा दिन लगता है। हम लोग पृथ्वी के हिसाब से तुलना करके यहाँ करें, 11 साल 11 महीना इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में समय लगता है। तो इसको अब घूर्णन करने में, अपने अक्ष पे घूर्णन करने में कितना समय लगता है ये देख लेते हैं। तो इसको घूर्णन करने में हमारा 9 घंटे 56 मिनट 56 मिनट 9 घंटे 56 मिनट, यानी 10 घंटा कर 56 मिनट। तो ये मात्र 9 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पे एक घूर्णन कर लेता है। मतलब कि यहाँ पे इसका एक दिन 10 घंटा का ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति का सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 11 साल 11 महीना लगा, लेकिन अपने अक्ष पे घूमने के लिए इसको बहुत ही कम समय लग रहा है, मात्र 10 घंटा। 10 घंटा भी नहीं, उसमें भी 4 मिनट कम ही लग रहा है। ठीक है, तो 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है इसे अपने अक्ष पे एक घूर्णन करने में। ठीक है, और सूर्य का परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने। इसके बाद देखिए हम लोग शनि को परिक्रमा करने में हमारा कितना समय लगता है वो भी देख लेते हैं। तो शनि को परिक्रमा करने में हमारा 29 साल 29 ईयर 29 साल लग रहे हैं। ठीक है, 29 साल लगता है हमें इसे सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में। ठीक है, और घूर्णन का समय कितना ले रहा है, घूर्णन का समय हमारा ले रहा है मात्र, घूर्णन का समय इसका कितना हो जा रहा है, घूर्णन का समय 30 से अधिक उपग्रह 10 घंटे के अंदर। ये भी हमारा 10 घंटे के अंदर ही एक घूर्णन कर लेता है, 10 घंटे के अंदर। एक बात आपको बताना भूल गया कि ये जो बृहस्पति है, इसमें एनसीईआरटी किताब के अनुसार 16 उपग्रह है, 16 उपग्रह है, 16 उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति पे हमारा 16 उपग्रह है और शनि पे 30 से अधिक उपग्रह है। ठीक है, 30 से अधिक उपग्रह। ठीक है, देखिए शनि को हमारा परिक्रमा करने में, शनि को हमारा परिक्रमा करने में सूर्य का 29 साल लग रहा है, लेकिन अपने अक्ष पे घूर्णन करने में, एक घूर्णन पूरा करने में 10 घंटे के अंदर वो अपना एक घूर्णन पूरा कर दे रहा है। ठीक है, हमारा शनि का जो, शनि के ऊपर जो हमारा उपग्रह पाए गए हैं वो 30 उपग्रह हैं। ठीक है, 30 से अधिक उपग्रह पाए गए हैं। आप लोग को ये तो पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी, इसके चारों ओर हमें एक चंद्रमा दिखाई देते हैं। ठीक है, चंद्रमा जो पृथ्वी से 1/4 भाग में छोटे हैं। ठीक है, मतलब कि इसका जो त्रिज्या है हमारा पृथ्वी का 4 भाग का 1 भाग है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी का त्रिज्या हमारा इसका 4 भाग कर दिए, 2 3
1 2 3 4, ये 4 भाग हो गया। तो मान लो ये हमारा पृथ्वी का रेडियस था, ठीक है, और ये हमारा सिर्फ चांद है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी का हमारा जो रेडियस है, फिर चंद्रमा का जो त्रिज्या है वो 1/4 गुना छोटा है, 1/4, एक 4 भाग का 1 भाग है पृथ्वी का, ठीक है। तो ये जो चांद है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पता है ना, हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा शनि के बाद यूरेनस। यूरेनस को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो यूरेनस को परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है, 84 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। और एक घूर्णन पूरा करने में इसको लगता है 17 घंटे का समय, ठीक है, 17 घंटे। फिर से देखिए यहाँ पे हमारा घूर्णन का गति कम हो गया, इसको अपने ही अक्ष पर घूमने में 17 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है। तो सबसे कम समय हमारा एक घूर्णन पूरा करने में बृहस्पति और शनि को लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अपने अक्ष से घूर्णन पूरा करने में इनको मात्र 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे से भी कम, ठीक है। अब यूरेनस के बाद नेपच्यून देखते हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा मिटाना होगा, ऊपर मिटाना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेपच्यून, अब नेपच्यून को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है ये देख लेते हैं। नेपच्यून नेपच्यून को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा, परिक्रमा यानी परिक्रमा लिख रहा हूं मतलब कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। तो इसको परिक्रमा करने में हमारा नेपच्यून को पूरा करने में हमारा परिक्रमा करने में 164 वर्ष लग जाएंगे, 164 वर्ष। 164 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करेगा, ठीक है। और घूर्णन, अपने ही अक्ष पे घूर्णन करने का, जो अपने ही अक्ष पे घूर्णन जो करेगा उसमें कितना समय लेगा, तो उसमें हमारा 16 घंटा, यूरेनस से 1 घंटा का 16 घंटा का समय, ठीक है। अपने ही अक्ष पर उसे एक घूर्णन पूरा करने में 16 घंटा लगा, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष, सबसे अधिक समय। तो सबसे अधिक समय क्यों है, क्योंकि इसका त्रिज्या बहुत ही बड़ा आकार का होगा ना, यही तो हमसे हमारा सबसे बड़ा आकार का ये होगा ग्रहों में, जिसका हमारा जो परिक्रमा करने का अक्ष जो है, तो यहाँ पे हमारा यूरेनस का भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं ग्रहों पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, उसके बाद में पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा इसी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह बुध, ठीक। एक ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सबसे दूर ग्रह, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, नेपच्यून, जो अंतिम में आता है, ठीक है, नेपच्यून सबसे दूर ग्रह, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन आता है सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला, ठीक है। हम लोग 8 ग्रह का देखे परिक्रमा का समय, सूर्य का परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है, अपने शरीर अक्ष पे घूर्णन, एक घूर्णन करने में कितना समय लेता है। तो जो हमारा शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे अधिक समय लेता है घूर्णन करने में, ठीक है, अधिक समय लगता है
सूर्य ग्रह सबसे अधिक समय लेता है एक घूर्णन पूरा करने, एक घूर्णन पूरा करने, ठीक है, एक घूर्णन पूरा करने में, ठीक है। लाइन अच्छे से नहीं बना, इसको आप अच्छी तरह से बनाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी समझाने में आपको इधर उधर थोड़ा हो गया। सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला ग्रह, सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा शुक्र। कितना दिन लेता है? 243 दिन लेता है एक घूर्णन पूरा करने में। इसके बाद इस शुक्र पे हम लोगों ने और एक इंटरेस्टिंग चीज देखा था कि इसका जो वर्ष होता है और जो एक दिन होता है लगभग बराबर होता है, ठीक है। ये 256 दिन लेता है, ठीक है, ये 256 दिन लेता है, 256 ना 55 था, एक मिनट, शुक्र 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 255 दिन लेता है एक सूर्य का पूरा परिक्रमा लगाने में, और साथ ही साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन। तो लगभग ये एक ही पास है, लगभग इनका वर्ष और दिन एक समान होता है शुक्र ग्रह का, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो क्या है, ठीक है, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, सबसे तेज घूर्णन, ठीक है, ये तो हमारा धीमी गति था, ठीक है। सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह, घूर्णन करने वाला ग्रह, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति। कितना? 9 घंटा 56 मिनट। जैसे ये 9 घंटा 56 मिनट में, मात्र 9 घंटा 56 मिनट में अपना अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेता है, ठीक है। अपना एक ये अपने अक्ष पे जो घूमता है वो एक घूर्णन पूरा कर लेता है मात्र 9 घंटा 56 मिनट में, ठीक है। तो ये सबसे तेज घूर्णन करता है और शुक्र सबसे धीमी गति से घूर्णन करता है। इसके बाद हमारा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? हमारा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है शनि। इस पे 30 से अधिक उपग्रह है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, इस पे 30 से अधिक शनि। शनि, शनि जो है इसमें सबसे ज्यादा उपग्रह है, इसमें 30 से अधिक उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन से ग्रह हैं? हमारा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, ये जो 2 ग्रह हैं इनका कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक क्या इनका उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 प्रश्न है, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे कम उपग्रह, सबसे कम नहीं, उपग्रह न होने वाला तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं होता। इसमें मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया है, ठीक है। यूरेनस का जो उपग्रह होता है 17 उपग्रह पाए जाते हैं। यूरेनस का हमारा ऊपर 17 उपग्रह पाए जाते हैं और नेपच्यून पे हमारा 8 के आसपास उपग्रह पाए जाते हैं, 8 के आसपास चंद्रमा पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पूर्णिमा देख लिया, अमावस्या देख लिया, खगोलीय पिंड देख लिया। खगोलीय पिंड क्या है? सारे चमचमाते वस्तुएं जो रात को चमचमाते हैं उनके समूह को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तारा, तारा देख लिया हम लोग, तारा चमकता होता है, तारा गैसों से बना होता है और बहुत ही बड़ा आकार का होता है, इनके पास खुद का उष्मा व प्रकाश होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल तारों का समूह है, ठीक है, जो एक अपना खुद का आकृति में समूह मिलकर बने रहते हैं। इनका खुद का विविध आकृति होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने लिया था अर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है। और उसमें एक फेमस हम लोगों ने देखा था सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि एक नक्षत्र मंडल है जो कि अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि में 7 तारों का समूह होता है, ठीक है। ये इसके ऊपर हमारा कुछ कुछ कहानियां भी हैं, आप लोग जरूर सुने होंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सप्तऋषि के माध्यम है मदद से कैसे हम प्राचीन काल में लोग उससे दिशा का निर्धारण करते थे, ये भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रह क्या है। तो ग्रह देखा कि ग्रह का अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश के मदद से चमकते हैं, वो हमारा ग्रह कहलाते हैं। उसके बाद ग्रह हमारा कुल कितना है? ग्रह हमारा कुल 8 ग्रह है। कौन कौन सा है हम लोगों ने वो भी देखा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति
शनि, यूरेनस, नेपच्यून दूरी के हिसाब से मैंने नाम लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्लूटो ग्रह होता है। प्लूटो ग्रह एक था जो कि अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय विभाग द्वारा उसे बौने ग्रह में डाल दिया गया। उसे नॉर्मल जो हमारा ग्रह का संख्या 9 था उसमें से हटा के उसे बौने ग्रह में डाल दिया गया और हमारा कुल ग्रहों की संख्या 8 हो गई। इसके बाद हम लोगों ने सभी ग्रहों का एक दूसरे के बीच दूरी देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सूर्य का जो ये 8 ग्रह हैं परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं और साथ ही साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना सारा आपको पढ़ाने का कोशिश किया। अगर आप इस वीडियो से जरा से भी मदद पाते हैं और आपको जरा से भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने इस प्यारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं अगला वीडियो जब भी डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस चैनल पे मैं आज क्लियर करता हूं कि आपको 6 to 10 का प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी कमी मैं खुद जानता हूं कि मैं कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक चैप्टर नहीं रेगुलर करता हूँ, ठीक है। मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है, लेकिन जहां तक हो सके जितना ज्ञान मेरे पास है मैं उसे आप लोगों को देने का पूरे मन से चाहता हूं कि आप लोग मेरे पास जितना ज्ञान है मैं आप लोगों को दूं। और कहीं गलती से मैं भी इंसान हूं, मुझसे भूल चुकी है तो उसके लिए मुझे माफ करना, ठीक है। कहीं मुझसे भी गलती निकल जाती है, भाई मैं भी तो इंसान ही हूँ, कोई कंप्यूटर तो हूँ नहीं, गूगल इंटरनेट तो हूँ नहीं कि जो भी बताऊंगा वो सही हो जाएगा। कभी कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसके लिए मुझे माफ करना। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।